हेलो बच्चों, अभी हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अभी कुछ दिन से मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, इसके चलते हम वीडियो कुछ नहीं बना पाए। लेकिन अब कोशिश ये है कि अभी 2-4-10 दिन तक एक एक दिन में 2-2 वीडियो हम डालेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि हम लोग जो इधर का 5 दिन 6 दिन गैपिंग हुआ उस टाइम को मैनेज कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऐसे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। अभी हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं। ये लिखा है क्या, द नेचुरल बोरोन ऑफ एटॉमिक वेट 10.81। नेचुरल जो बोरोन मिलता है उसका एटॉमिक वेट जो है 10.81 है। इसके दो आइसोटोप्स हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11। इसके दो आइसोटोप्स हैं। द रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नेचुरल बोरोन शुड बी, माने ये पूछ रहा है रेशियो इसका कि दो जो बोरोन है उसके रेशियो क्या होंगे, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है कि प्राकृतिक बोरोन का प्रमाणित द्रव्यमान इतना है, जिसको हम एवरेज वेट भी कह सकते हैं, औसत प्रमाणित द्रव्यमान भी कह सकते हैं, जिसके दो समस्थानिक है, बोरोन 10 और बोरोन 11। तब दोनों समस्थानिक का प्रचुर मात्रा का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, आपको बताना है। तो हमने ये कहा, बात यह है कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए बोरोन 10, इसका मास नंबर A1 और N1 मान लेते हैं परसेंटेज X%। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो पूछ रहा है। बोरोन 11 की बात करें तो इसका मास नंबर जो है वो, इसका मास नंबर कितना था 10 और इसका मास नंबर कितना है 11। और इसके लिए N2 सपोज करते हैं, अगर दो है, दो आइसोटोप्स है तो दोनों मिला के 100%, जिसमें कि एक अगर X% हो जाएगा तो दूसरा कितना बचेगा 100 माइनस X%। तो आपको ये बता क्या रहा है कि इनका आप रेशियो बताएंगे, मतलब आपको बताना है कि इनका जो अमाउंट है, जो मात्रा है, उनका अनुपात क्या है, उनका रेशियो क्या है, मतलब N1/N2 का आपको वैल्यू बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि एटॉमिक वेट माने परमाणु द्रव्यमान, एवरेज भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला A1N1 प्लस A2N2 होता है। एटॉमिक वेट की अगर आप बात करें तो कितना दिया इसका 10.81। A1 कितना है 10 इंटू N1 की जगह X% मतलब X/100 प्लस A2 की जगह क्या लिखेंगे आप 11, N2 की जगह क्या लिखेंगे आप 100 माइनस X%। परसेंटेज की जगह पे आप डिवाइड में यहां भी क्या लिख सकते हैं 100। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 10.81, तो अगर आप यहां से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आप 100 लिखेंगे। यहां ऐसा करते हैं 100 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 10x प्लस 100 इंटू 11 तो 1100 हो जाएगा माइनस 11x। हमको ये लगता है कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
अभी जो बचा है -x बचेगा प्लस 1100, इसको इधर उसको उधर कर दीजिए, माइनस प्लस, इधर का प्लस उधर जाके माइनस, तो x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 19। तो x जो मिला वो 19 मिला। अब आप ध्यान रखें, तो अब x जो n1 मिल गया, तो जो आप जानते हैं सिंस n1 को जो आपने x माना था, ये जो आया वो 19 आया, तो n2 जो आपने माना था वो क्या माना था 100 माइनस x, तो ये हुआ 100 माइनस 19, कितना होगा 81। तो अब ये आपको रेशियो जो बताना है वो n1 बाई n2 का रेशियो है। n1 जो मिला वो 19 है और n2 क्या है 81 है, तो ये 19 रेशियो 81 जो ऑप्शन जहां दिखाई दे आपको, ये ऑप्शन डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर डी। ध्यान देंगे अच्छी तरह से, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 FM। F का मतलब यहाँ फर्मी मीटर है। 1 फर्मी मीटर मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का मास नंबर पूछ रहा है। मतलब पूछा क्या है कि एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है, गोलीय नाभिक है, और उसका आप रेडियस मेजर किए 3.6 FM, तो उसका मास नंबर क्या होगा? इसी तरह से हिंदी में बता दें इसको, किसी गोलीय नाभिक की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन विधि से 3.6 FM प्राप्त होती है। मतलब कि नाभिक की जो त्रिज्या प्राप्त हुई वो 3.6 FM प्राप्त हुई, रेडियस मिला। सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो इसमें रेडियस क्या मिला 3.6 FM। 3.6 F मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तब इसका द्रव्यमान संख्या मतलब E निकालना है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था R बराबर R0 A का पावर 1/3। R का वैल्यू दिया है, R0 आप जानते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ए आपको निकालना है। मीटर से मीटर कैंसिल, 10⁻15 कैंसिल, इधर ला दीजिए। 3.6 डिवाइड बाई 1.2 बराबर ए का पावर 1/3। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और ये 3 मार दो। ए का पावर 1/3 बराबर इधर क्या मिला 3 मिला। इसके बाद अब यहाँ 1/3 है तो दोनों क्यूबिक करेंगे, मतलब क्यूब। इससे ये 3 से 3 कट गया। ए का वैल्यू 3 का पावर क्यूब मतलब 27। ये यहां मिला 27 ऑप्शन जो ए में है। बहुत आसान क्वेश्चन। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 500 मेगावाट। मतलब इलेक्ट्रिक पावर जिसका 500 मेगावाट है, मेगा के लिए 10⁻6 होता है, फॉर 1 आवर, टाइम 1 घंटा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। हिंदी में भी इसको बताते हैं। 500 मेगावाट के विद्युत शक्ति को 1 घंटा में उत्पन्न करने के लिए, 500 मेगावाट की विद्युत शक्ति को 1 घंटा में, टाइम 1 घंटा,
उत्पन्न करने के लिए कितने द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित होना पड़ेगा। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मतलब ये पूछा है कि हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब यहाँ पे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, और जहां मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वहां पे आइंस्टीन इक्वेशन E बराबर mc² यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी E बराबर mc² यूज होगा। दिया क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब P दिया है 500 मेगावाट, मतलब 500 इंटू 10⁶ वाट। ये हुआ पावर जो दिया है, इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, एक चीज हम बता दें कि इलेक्ट्रिक पावर आपने 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला E बराबर P इंटू टी होता है, इसलिए हम बता दें क्योंकि इसका यूज करना है। अब यहाँ टाइम की बात आती है, तो टाइम का बात होता है, तो टाइम दिया 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 से गुना करें तो गया, और फिर ये 60 से गुना करें तो सेकंड हो गया। तो ये टाइम का वैल्यू 3600 सेकेंड। 1 आवर को बदलने के लिए 60 से गुना किए तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, मिनट से 60 से गुना किए तो सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये टाइम मिला आप 3600 सेकेंड। E बराबर P इंटू टी। P का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू 3600, इंटू 5 करेंगे आप तो 180 आएगा। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 8 2 10 जूल। लेकिन यहां आपको एनर्जी नहीं निकालना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच मास हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब उतना पावर का इतना एनर्जी है, और ये एनर्जी जो मिला है वो कितने मास से मिला है। तो आपको मालूम चला कि इतना पावर का इतना एनर्जी मिल गया, तो ये एनर्जी इतना पावर आपने कंज्यूम किया, यूज किया, उपयोग किया, तो इसका मतलब इतना एनर्जी यूज हुआ। तो इतना एनर्जी के लिए कितना मास खत्म होगा ये पूछ रहा है। तो इस एनर्जी के लिए इन्होंने पूछा क्या, मास। तो एनर्जी से मास का रिलेशन E बराबर mc²। तो क्या निकालना है, मास, तो E बटा में होगा c²। E का वैल्यू 180 इंटू 10⁻10 हो जाएगा ये, बटा में c स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻8 स्क्वायर तो स्क्वायर में, तीन का स्क्वायर 9, 10 का पावर 8 का स्क्वायर 10 का पावर 16 हो जाएगा। 9 दूनी 18, एक जीरो है तो 0 20, प्लस 16 ऊपर जाके -16 हो जाएगा। ये 20 है, तो आप इस 0 को यहां लगा सकते हैं, तो ये +1 हो जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 10 लिखेंगे ना आप इसको, इंटू 10⁻6 ये पहले वाला लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे, तो ये 10 इसमें जाएगा, तो ये पावर +1 -6, तो पावर कितना होगा, -5। सब SI मात्रक में बना है, SI यूनिट में, तो ये भी SI यूनिट में बनेगा। 2 इंटू 10⁻5 kg। ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इस क्वेश्चन में ये है कि इफ इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन
फ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मास डिफेक्ट इज 0.3%, मास डिफेक्ट होता है 0.3% का। देन एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 1 kg मास, मतलब 1 kg मास के फ्यूजन में कितना एनर्जी रिलीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 kg अगर आप किसी चीज का फ्यूजन करते हैं तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन है। आप इस चीज को समझेंगे बात को अच्छी तरह से। हिंदी में इसको समझने हम, यदि नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान क्षति 0.3% है, तब 1 kg द्रव्यमान के संलयन में कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन आप करा रहे हैं, 1 kg सब्सटेंस दिया गया है फ्यूल, और उसके लिए आपने जब उसका न्यूक्लियर फ्यूजन करा दिया, टोटल एनर्जी कितना रिलीज होगा ये बताने को बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान देखिएगा। आपको हमने बताया था जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो मास डिफेक्ट का ऊर्जा उत्पन्न होता है। जो एनर्जी बनता है वो मास डिफेक्ट द्रव्यमान शक्ति का ऊर्जा बनता है। तो अभी हमने ये कहा कि इसमें क्या कहा कि मास डिफेक्ट माने द्रव्यमान शक्ति जो है वो 0.3% है। तो टोटल मास डिफेक्ट निकाल दिए, कुल द्रव्यमान शक्ति। तो 1 kg का 0.3%। मास डिफेक्ट को आप डेल्टा एम लिखते हैं। पॉइंट हटाइए, 10 लिख दीजिए। 1 इंटू 3 हो गया, 10 टू पावर नीचे 3 होगा, प्लस ऊपर जाएगा तो -3 kg। मतलब अगर ये 0.3% करता है तो 1 kg में इतना मास डिफेक्ट होगा। तो मास डिफेक्ट का एनर्जी ही रिलीज होता है, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला m इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम की जगह क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 10 पर -3, सी के जगह पे 3 इंटू 10 पर 8 स्क्वायर इंटू स्क्वायर। नौ 8 का 16 हो जाएगा ये। 3 इंटू 9 27, 16 में से 3 गया, 13 जूल। तो ये ऑप्शन आपको डी में मिला। 27 इंटू 10 टू पावर 13 जूल। मास डिफेक्ट इसका 0.3% है। आपने टोटल कितना लिया, 1 kg, तो 1 kg का इतना परसेंट मास खत्म होगा, डिफेक्ट होगा, अंतर आएगा। द्रव्यमान शक्ति इतने होगी, कितना, तो 3 इंटू 10 पावर -3 kg। तो यही जो मास डिफेक्ट है, इसी का एनर्जी रिलीज होगा, मास डिफेक्ट का ही एनर्जी रिलीज होगा। E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला पे 3 इंटू 10 टू पावर 8 लिखिए सी का वैल्यू, और डेल्टा एम यहाँ लिखे ही है। इसके बाद स्क्वायर कर दिए, 16 में से 3 या 13, ये ऑप्शन आ गया इसका डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब 1 ग्राम के पदार्थ का समतुल्य ऊर्जा। आपको मालूम है कि 1 ग्राम कह रहा है, इसका मतलब मास कह रहा है, और इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने को कह रहा है कि इस मास का एनर्जी क्या होगा। तो मास को एनर्जी में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए फॉर्मूला जो होता है E बराबर mc स्क्वायर होता है। तो कितने मास की बात कर रहा है ये, 1 ग्राम, मतलब 1 इंटू 10 टू पावर -3 kg।
मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, E बराबर mc स्क्वायर, m की जगह 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मतलब 10 पावर माइनस 3 लिख सकते हैं आप, c 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वैल्यू स्टार्ट कर लिया। सुबह 3 या 13 जून, ये ऑप्शन ए हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि mp जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है, m1 जो है 10 Ne20 नियॉन 20 के न्यूक्लियस का मास है m1, तो विच इज पॉसिबल ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के कारण हमें क्या पॉसिबल है। उसी तरह हिंदी में कहा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn और नियॉन 20 के नाभिक का द्रव्यमान बड़ा m1 है, तब द्रव्यमान क्षति के लिए क्या संभव है। द्रव्यमान क्षति करना है मतलब डेल्टा m का वैल्यू अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जीरो नहीं होगा। द्रव्यमान क्षति कराना है मतलब मास डिफेक्ट करना है, मतलब ये होगा। अगर नहीं होता, मास डिफेक्ट नहीं होता तो कहते कि ये जीरो है, लेकिन मास डिफेक्ट है इसका मतलब जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं कहने का मतलब ये जीरो से बड़ा होगा। ये इस कंडीशन के लिए ये पूछना है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है वो है ZMP प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन का मास है। Z मतलब 10, प्रोटॉन का मास mp क्वेश्चन में है, A माइनस Z 20 माइनस 10, न्यूट्रॉन का Mn है, न्यूक्लियस का मास m1 लिखा है। बीस में से 10 गया 10, लेकिन पहले इक्वेशन से मास डिफेक्ट है, डेल्टा एम जीरो से बड़ा होगा तो डेल्टा एम का एक वैल्यू आपने निकाला है 10 mp प्लस 10 mn माइनस m1, इसके वैल्यू लिख दिया बड़ा है जीरो से। ये वैल्यू कहां से, डेल्टा एम का वैल्यू यहां से लिखा है आपने, ये है डेल्टा एम का वैल्यू आपने यहां पे रख दिया, बड़ा है जीरो से, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, मतलब m1 जो होगा छोटा होगा, इसकी ओर मूवमेंट है 10 mp प्लस 10 mn। तो इस तरह का ऑप्शन कहां दिया गया है, ये 10 mp प्लस 10 mn छोटा है, इससे छोटा है m1, ये ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अभी ये क्वेश्चन न्यूक्लियर डेंसिटी पर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी, मतलब निम्न में नाभिक घनत्व के लिए क्या सही है। पहला, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, मतलब यह मास नंबर द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्या ये सही है, सोचना है इसके बारे में। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, इसका आकार कितना है इस पर निर्भर नहीं करता है। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट है। या ऑल ऑफ द एबव मतलब सभी। एक चीज हम बता दें, आपको याद होगा आपने पढ़ा था रो का वैल्यू 3m/m²,
4 पाई आर नॉट का क्यूब। इसमें कहां पर मास नंबर है, ये है कहीं, इसका मतलब है कि ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। जब मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है तो साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और ये सारा का वैल्यू सारा कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपने कैलकुलेट करके 2.29 इंटू 10⁷ निकाला, 17 केजी पर मीटर क्यूब। ये सबके लिए था, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होता। किसी भी न्यूक्लियस का है, कोई साइज हो, उसका डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इसी के लगभग होगा। तो मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर पे निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, ये साइज पर भी डिपेंड नहीं करता, ये भी सही है। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, इसका वैल्यू लगभग बराबर होता है सभी न्यूक्लियस के लिए, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव मतलब सब सही है, ये ठीक है। द मास नंबर ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 56, आयरन का मास नंबर दिया 56। अब पूछ रहा है कि द न्यूक्लियर डेंसिटी इज, मास नंबर पूछो, सबका न्यूक्लियर डेंसिटी यही होता है 2.29 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब ये हिंदी में बता दें हम कि लोहा के नाभिक का द्रव्यमान संख्या 56 है, तो उसका नाभिक घनत्व तो है, तो भाई ऑप्शन लगा दीजिए, सबका नाभिक घनत्व यही होगा। अब देखिए ध्यान से, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज, मतलब हिंदी में यूरेनियम नाभिक के घनत्व का कोटि क्या है, अरे कोटि मतलब इसका गुना, मतलब ये 10 का पावर क्या है 17, तो सबका ऑर्डर पे ही है 10 का पावर 17, ये हुआ सबका लगभग। 2 nuclei had their mass number in the ratio of 1:3। दो नाभिक है जिनका द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:3 है। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, तो उनके नाभिक घनत्व का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका मास नंबर दिया है कि 1:3 के रेशियो में। और यार तो मास रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लिया जाए कि ये वाला अगर है ρ1 और इसका है ρ2, तो इसके लिए भी मास, इसके लिए भी किसी का भी हो तो इसका भी डेंसिटी होगा 2.29 इंटू 10⁻17, इसका भी होगा 2.29 इंटू 10 पर क्या होगा 17। अगर आप दोनों का रेशियो मतलब ρ1/ρ2 निकालेंगे तो ये 2.29 इंटू 10⁻17 और ये भी 2.29 इंटू 10⁻17, ये पूरा कट के क्या बचेगा 1:1। मतलब ये मास नंबर पे डिपेंड करता ही नहीं है, कुछ भी मास नंबर हो इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर क्वेश्चन में आप देखिए मास नंबर जो है चेंज हो रहा है, लेकिन उसके डेंसिटी में, न्यूक्लियर डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्यान से इस चीज को देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो लिखे हैं हम इसको हिंदी में भी बोल दिए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। आगे देखते हैं। थैंक यू।